एपिसोड के स्टार्ट में हम एक हिटमैन को देखते हैं जिसका नाम होता है साकामोटो और हमें साकामोटो की एक छोटी सी बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है जहां शायद वो किसी तरह के मिशन पर होता है और वो बहुत सारे लोगों को बड़ी ही आसानी से मार गिराता है और हिटमैन की दुनिया में वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है और सभी हिटमैन उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन एक दिन उसे एक लड़की मिलती है और उसे देखते ही उसे प्यार हो जाता है और उससे शादी करके वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर देता है और वह पहले से बहुत ही ज्यादा मोटा भी हो चुका था। इसके बाद आता है इंट्रो और इंट्रो के बाद हम शिन नाम के एक हिटमैन को देखते हैं जो कि साकामोटो को ढूंढ रहा होता है और दूसरी तरफ हम साकामोटो को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ अपनी एक छोटी सी शॉप रन कर रहा होता है और उसकी शॉप में एक कस्टमर आता है जिसके कपड़ों पर एक बच्चे से गलती से इंक गिर जाती है जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और उस बच्चे को पकड़कर उसे पंच मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से साकामोटो आकर उसका हाथ रोक लेता है। खैर इसके बाद हम शिन को देखते हैं जो कि साकामोटो के स्टोर में आ चुका होता है और वो उसकी बहुत तारीफ भी कर रहा होता है कि इतना मोटा होने के बावजूद भी उसकी मूवमेंट पहले की तरह ही बहुत ज्यादा फास्ट है। और यहाँ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो शिन है इसके पास ऐसी पावर है कि वो अपने आसपास के लोगों के माइंड को रीड कर सकता है। शिन और साकामोटो दोनों पहले पार्टनर्स हुआ करते थे। खैर इसके बाद शिन साकामोटो को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो वापस से एक हिटमैन बन जाए, जिस पर साकामोटो उसे साफ साफ मना कर देता है कि वो दोबारा कभी भी ये काम नहीं करने वाला। जिसके बाद शिन सिगरेट पीने लगता है लेकिन तभी साकामोटो इतनी तेजी से इसकी सिगरेट को काट देता है कि उसे पता तक नहीं चलता। जिसके बाद वो उसे नो स्मोकिंग के साइन की तरफ इशारा करता है। जिसके बाद एक आदमी आकर साकामोटो से एक हेल्प मांगता है जिसे देख शिन सोचने लगता है कि आखिर इस आदमी को साकामोटो सर से क्या काम हो सकता है, क्या ये उसे किसी की सुपारी तो नहीं देने वाला। जिसके बाद वो देखता है कि वो आदमी तो बस उसे अपने घर के कुछ पेड़ों को काटने के लिए बुला रहा था और साथ ही हम देखते हैं कि साकामोटो अपने शहर के बाकी सभी लोगों की भी हेल्प कर रहा होता है। जो देख शिन कहता है कि आप ये सब इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि आप अपनी असल पहचान को छुपा सकें। खैर इसके बाद शिन वहां से चला जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वो सोच रहा होता है कि भले ही साकामोटो अब पहले से बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है लेकिन फिर भी वो पहले की तरह ही कूल है और वो दोबारा से उसके साथ काम करना चाहता है। और इसके बाद शिन को उसके बॉस की कॉल आती है जो उसे पूछता है कि क्या तुमने साकामोटो को कन्विंस कर लिया वापिस आने के लिए या तुमने उसे मार दिया। जिस पर शिन कहता है कि साकामोटो अब पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है तो वो लोग अगर उसे ना भी मारे तो भी उन्हें कोई मसला नहीं होगा। जिस पर इसका बॉस कहता है कि तुम्हें साकामोटो को मारना ही होगा क्योंकि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि कोई भी अगर रूल को तोड़ता है तो उसे मार दिया जाता है और साकामोटो ने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रूल तोड़ा है तो अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो हम किसी और को भेज देंगे इसे मारने के लिए। काफी सोचने के बाद शिन ये फैसला करता है कि वो साकामोटो को अपने हाथों से ही मारेगा क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो लोग किसी और को भेज देंगे इसे मारने के लिए, तो इसे ये काम खुद ही करना होगा। जिसके बाद वो अगले दिन साकामोटो की शॉप पर आता है। उसे कहता है कि वो आज ही ये शहर छोड़कर यहाँ से जाने वाला है तो वो उसे एक आखिरी बार गुड बाय कहने आया था और तभी वो उस पर शूट कर देता है। लेकिन तभी साकामोटो अपने मुंह से बस एक कैंडी निकाल कर मारता है जिससे कि ये बुलेट मिस हो जाती है और अचानक से ही साकामोटो शिन की नजरों से गायब हो जाता है। वैसे तो शिन अपने आसपास के सभी लोगों का माइंड रीड कर सकता है लेकिन साकामोटो के केस में ऐसा नहीं हो पाता। जिसके बाद साकामोटो कुछ कैंडीज को रबर बैंड से शिन की तरफ फेंकता है जो कि एक बुलेट की स्पीड से उसे जा लगती हैं लेकिन किसी तरह से वो इनसे बच जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि साकामोटो इसके सामने आ चुका है और वो उसे एक जोरदार किक दे मारता है। जिसके बाद वो सोच रहा होता है कि आखिर वो यहाँ आया ही क्यों साकामोटो से लड़ने के लिए और तभी वो यहाँ बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो साकामोटो के घर में है और उसके सामने बहुत सारा खाना होता है जिसे साकामोटो की वाइफ ने बनाया था। अब सब लोग मिलकर खाना खाने लगते हैं लेकिन शिन सोचता है कि कहीं इस खाने में जहर तो नहीं, लेकिन फिर भी वो ये खाना खाने लगता है क्योंकि वो एक हिटमैन है और उसे अच्छी तरह से पता है कि जहर से कैसे बचा जाता है। और जैसे ही वो खाने का फर्स्ट बाइट लेता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आज से पहले उसने अपनी पूरी लाइफ में इतना अच्छा खाना कभी भी नहीं खाया था। जिसके बाद शिन को ये समझ आ जाता है कि साकामोटो ने ये नॉर्मल लाइफ क्यों चूज की है। जिसके बाद शिन यहाँ से जाने लगता है और साकामोटो उसे अपनी शॉप में जॉब पर रखने की ऑफर देता है लेकिन शिन उसे एक्सेप्ट नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद शिन सीधा अपने बॉस से मिलने के लिए आता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि साकामोटो अब बदल चुका है और इन लोगों को अब उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसका बॉस कहता है कि साकामोटो ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रूल तोड़ा है और अब उसे मरना ही होगा। इस पर शिन कहता है कि वो लोग
साकामोटो को छोड़ दें, जिसके बदले में वो अपनी जान देने को तैयार है। इसका बॉस कहता है कि ठीक है, तुम खुद को जान से मार दो तो मैं साकामोटो को छोड़ दूंगा। लेकिन वो मन में सोच रहा होता है कि जैसे ही शिन मरेगा तो ये लोग साकामोटो को भी मरवा देंगे। लेकिन शिन इसका दिमाग पढ़ लेता है और वो इन्हीं पर ही अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साकामोटो इन सभी की कन्वर्सेशन को अपनी शॉप में बैठकर सुन रहा होता है। जिसके बाद वो एक बटन प्रेस करता है और उसकी शॉप में छुपी हुई सभी गन्स बाहर आ जाती हैं और वो एक गन को उठाकर शिन की हेल्प करने के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो कि अकेले ही उन सभी से बहुत अच्छी फाइट कर रहा होता है। जिसके बाद शिन 2 लोगों को तो मार देता है, लेकिन एक बंदे की बुलेट सीधा उसके पैर पर जा लगती है और शिन नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो लोग शिन को मारने वाले होते हैं कि तभी साकामोटो अचानक से आकर अपनी इलेक्ट्रिक गन से 2 लोगों को बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो उन सभी लोगों को कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही हरा देता है। और ये फाइट काफी ज्यादा अमेजिंग होती है और साथ ही साकामोटो की फाइटिंग स्किल्स भी बहुत ही अच्छे से दिखाई गई हैं। और आखिर में साकामोटो इनके बॉस को भी मार गिराता है। जिसके बाद शिन साकामोटो से पूछता है कि आखिर उसे यहाँ की लोकेशन कैसे मिली। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने शिन की गन में एक ट्रैकर लगा दिया था और साकामोटो दोबारा से शिन को अपने शॉप में जॉब पर रखने का कहता है और उसे 1 घंटे के 800 येन सैलरी भी देने की ऑफर करता है। जिस एपिसोड के स्टार्ट में हम शिन को देखते हैं जो कि अब शॉप में बड़ी ही मेहनत से काम कर रहा होता है और साथ ही वो साकामोटो की बहुत तारीफें भी कर रहा होता है कि उसने उन सभी गुंडों को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाया है और उन सभी को मार गिराया। रिटायर होने के इतने सालों बाद भी उसकी कॉम्बैट स्किल का कोई मैच नहीं है। शिन की बातें सुनकर साकामोटो की जो वाइफ होती है वो उस पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि अगर तुमने हमारे किसी भी फैमिली रूल को तोड़ा तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। और शायद उनके फैमिली रूल से उसका मतलब है कि वो किसी को भी जान से नहीं मार सकता। और उसकी बातें सुनकर साकामोटो की फट जाती है और वो कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा, बस बेहोश किया था। अब भाई जितना भी बड़ा हिटमैन हो बीवी के सामने थोड़ी ना चलेगी। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि शिन और साकामोटो दोनों ही किसी निकिता चाइना टाउन के नाम की जगह पर गए होते हैं अपने स्टोर के लिए कुछ परचेजिंग करने। परचेजिंग करके वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी एक लड़की एक बिल्डिंग की विंडो को तोड़कर वहाँ से छलांग लगाती है और वो सीधा साकामोटो के ऊपर आकर गिरती है, जिस वजह से उसके मीट बन्स का कचुम्बर बन जाता है। असल में कुछ गुंडे इस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं और इस लड़की का नाम होता है शाओ टैंग। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी गुंडे इस पर हमला कर देते हैं, लेकिन शाओ टैंग भी ताइची में एक्सपर्ट थी और वो बहुत सारे गुंडों को धूल चटा देती है। लेकिन एक बंदा उसे पकड़ लेता है और दूसरा उस पर चाकू से वार करने लगता है, लेकिन तभी साकामोटो उसके चाकू को पकड़कर उसे तोड़ देता है। जो देख वो बंदा एकदम से शॉक्ड हो जाता है और फिर साकामोटो उसे बस एक पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है। जिसके बाद शाओ टैंग बाकी बचे हुए गुंडों की अच्छे से धुलाई करती है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ और बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं, जिन्हें देख साकामोटो और शिन शाओ टैंग को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो गैंग उस लड़की के पीछे पड़ी थी उस गैंग का लीडर जिसका नाम होता है वांग, वो एक बंदे को बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है और कहता है कि तुम बिल्कुल यूजलेस हो क्योंकि तुम सब लोग मिलकर एक लड़की को भी नहीं पकड़ पाए। और इसके बाद मामला सीरियस हो जाता है क्योंकि अचानक से ही इस बंदे का सर उसके धड़ से कटकर अलग हो जाता है और ये सब करता है बाचो। बेसिकली ये 2 ट्विन ब्रदर्स होते हैं, एक का नाम होता है सोनही और दूसरे का नाम होता है बाचो और ये दोनों दिखने में भी बहुत ज्यादा खतरनाक लगते हैं। और इन दोनों को देखकर वांग के भी पसीने छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बेचारा डरते हुए इन दोनों से कहता है कि उस लड़की के पास एक की है और अगर इन दोनों ने वो की इसे ला कर दे दी तो वो जितने पैसे मांगेगी वो उन्हें देने को तैयार है। और दूसरी तरफ हम इन तीनों को देखते हैं जो कि बिल्डिंगों की छत पर से कूदते हुए यहाँ से भाग रहे होते हैं और शाओ टैंग इन्हें बताती है कि बेसिकली वो एक बहुत ही फेमस लू नाम के माफिया क्लैन से है और वो गुंडे इसके पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि उन्हें ये की चाहिए। असल में ये की लू क्लैन के एक हिडन तिजोरी की है और ये इसके माँ बाप की एक आखिरी निशानी भी है क्योंकि वो लोग इस की को प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए थे। तब ये अचानक से बाचो आकर उसे एक जोरदार किक दे मारता है जिससे साकामोटो बहुत दूर जाकर सीधा एक बिल्डिंग से टकराता है। इन दोनों को देखकर शिन पूछता है कि अब ये दोनों कौन हैं, जिस पर शाओ टैंग बताती है कि ये दोनों ट्विन ब्रदर्स निंजा असैसिन हैं जो कि पैसे के लिए किसी का भी खून कर सकते हैं और ये लोग जिन्हें भी मारते हैं उसके बाद उन सभी के चेहरों का स्केच बनाते हैं एज अ हॉबी। जो सुन बाचो कहता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि हम इतने ज्यादा पॉपुलर हैं। खैर इसके बाद शिन सोनी को पंच मारता है लेकिन वो इसे बहुत इजीली डिफेंस कर लेता है और जिसके बाद बाचो बहुत स्पीड से आकर शाओ टैंग को अपनी स्वॉर्ड से काटने वाला होता है कि तभी अचानक से
साकामोटो आकर उसे एक जोरदार पंच दे मारता है और ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इससे पूरी बिल्डिंग की छत ही टूट जाती है। लेकिन इतना पावरफुल पंच खाने के बाद भी डीट का बच्चा दोबारा से उड़ जाता है। जिसके बाद सोन ही शाओटेंग से कहता है कि तुम वो की हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हें आसान मौत देंगे। जिस पर शाओटेंग कहती है कि वो अपनी जान देकर भी इस की को प्रोटेक्ट करेगी। जिस पर सोन ही कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी कुछ ऐसा ही कहा था जब हम उन्हें मारने के लिए आए थे। जो सुनकर शाओटेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इनकी तरफ दौड़ती है इन पर हमला करने के लिए, लेकिन साकामोटो उसे पकड़कर पीछे धकेल देता है। जिसके बाद सोन ही शाओटेंग पर कुनाई से अटैक करता है जिसे साकामोटो अपने हाथ से ही रोक लेता है, लेकिन उसके हाथ से थोड़ा सा खून निकलने लगता है। जो देखकर शाओटेंग कहती है कि आखिर वो अपनी लाइफ को उसके लिए क्यों खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो उसे जानते भी नहीं। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ साकामोटो आई के लिए एक प्रेजेंट लाया होता है, लेकिन उसके चेहरे पर ब्लड लगा होता है, जिसे देख आई उस पर भड़क जाती है कि आखिर कब तक वो लोगों को ऐसे ही मारता रहेगा। जिस पर साकामोटो कहता है कि ये उसकी जॉब है और अगर वो जॉब नहीं करेगा तो उसके लिए प्रेजेंट्स कैसे लाएगा। जोसुन आई कहती है कि उसे ऐसे प्रेजेंट्स नहीं चाहिए जिसमें उसे लोगों को मारना पड़े, और अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा। और तभी वो उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। जो देख साकामोटो बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है आई को बचाने के लिए, और आई को पकड़कर नीचे गिर जाता है। लेकिन जमीन पर स्नो होने की वजह से उन दोनों को कुछ नहीं होता। जिसके बाद आई साकामोटो को समझाती है कि कैसे जब वो बिल्डिंग से नीचे गिरी थी तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने के लिए नीचे कूद गया, क्योंकि वो उसे हर हाल में बचाना चाहता था। तो वो जिन भी लोगों को मारता है वैसे ही लोग उन्हें भी बचाने की कोशिश करते हैं जो लोग उनसे प्यार करते हैं। जिसके बाद वो साकामोटो से प्रॉमिस लेती है कि वो आज के बाद कभी भी किसी को नहीं मारेगा और इसके बाद वो हमेशा लोगों की हेल्प करेगा। और कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि साकामोटो ये सब अपने माइंड में सोच रहा होता है, तो शिन भी उसका माइंड रीड कर लेता है और वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद बाचो और सोन ही दोनों साकामोटो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो इनके सभी अटैक्स को बहुत ही इजीली डिफेंस कर लेता है। और इसके बाद वो दोनों अपनी एक स्पेशल टेक्निक स्लैश ऑफ हेल्थ से साकामोटो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इस सब का भी उस पर कोई असर नहीं होता और वो इनके अटैक्स को बहुत ही इजीली डिफेंस कर लेता है। जो देख सोन ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आज से पहले कोई भी उनके इस वार से बच नहीं पाया, और फिर वो दोबारा से उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन इस बार साकामोटो एक पेन से अटैक कर देता है सीधा बाचो के सर के ऊपर, और वहीं उसकी हालत खराब हो जाती है। और साथ ही वो एक बड़ा सा फ्रायर उठाकर सोनी को भी दे मारता है और वो भी वहीं ढेर हो जाता है। और दूसरी तरफ वांग बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है कि आखिर बाचो और सोंग ही दोनों अभी तक की लेकर क्यों नहीं आए, क्योंकि वो तिजोरी उसके सामने होती है और वो उसे खोल नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी वो देखता है कि साकामोटो और शिन बाचो और सोनही को रस्सी से बांधकर वहां ले आते हैं। जो देख वांग की फट जाती है और इसके बाद शाओटेंग वांग को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देती है। वांग को पीटने के बाद शाओटेंग उस तिजोरी को खोलती है जिसके अंदर बहुत सारा सोना और जेवरात होते हैं, और साथ ही वहाँ और भी बहुत सारा सामान होता है। फिर इसके बाद उन लोगों को एक बोतल दिखती है जिसके ऊपर एक चिट्ठी लगी होती है, जिसे शाओटेंग खोलकर पढ़ती है तो शाओटेंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अब साकामोटो ने लू को भी अपनी शॉप में जॉब पर रख लिया होता है, और जो शिन होता है वो उस पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो जॉब पर काफी ज्यादा लेट आई थी। और इसके बाद शिन देखता है कि लू ने स्टोर की सभी चीजों को इधर उधर रख दिया होता है। जो देख वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुमने शायद आज से पहले कोई भी जॉब नहीं की होगी। शिन साकामोटो से कहता है कि आप इस लड़की को अभी जॉब से निकालो क्योंकि ये हमारे स्टोर के पीसफुल एनवायरनमेंट को खराब कर रही है। जिस पर साकामोटो शिन से कहता है कि तुम्हें किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत गलत बात है, और तुम लू तुम्हें शिन से माफी मांगनी चाहिए लेट आने के लिए। जो सुन ये दोनों एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले साकामोटो ने इतनी ज्यादा बातें कभी भी नहीं की थी। जिस पर साकामोटो कहता है कि तुम दोनों मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो, जल्दी से अपना काम खत्म करो क्योंकि शॉप ओपन करने का टाइम हो चुका है। ये सब देखकर तो शिन की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि मिस्टर साकामोटो ने तो आज से पहले अपनी पूरी लाइफ में इतनी ज्यादा बातें कभी नहीं की, तो आज इनको क्या हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ एक और साकामोटो की तरह दिखने वाला आदमी आ जाता है और वो चुपचाप आकर सीधा सीट पर बैठ जाता है और अखबार पढ़ने लगता है। और वो जो पहले वाला साकामोटो होता है वो उस अखबार पढ़ने वाले साकामोटो पर अपने चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन वो इस अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है, वो भी बिना देखे, और जल्दी से एक कटर उठाकर उसकी गर्दन पर लगा देता है। और जो फेक वाला साकामोटो होता है वो भी इस पर अपनी
गन तान देता है और तभी वो अपने असल रूप में आ जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये भी एक हिटमैन होता है और इसका नाम होता है नागुमो। इसे देखकर शिन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो नागुमो का माइंड भी रीड नहीं कर पाया था जब वो साकामोटो बना हुआ था। तो जिसके बाद नागुमो शिन और लू का मजाक बनाने लगता है क्योंकि उसने साकामोटो बनकर इन दोनों को ही बेवकूफ बनाया था, जिस पर ये दोनों उसकी अच्छे से धुलाई कर देते हैं। और शिन साकामोटो से पूछता है कि आखिर ये जोकर कौन है, जिस पर नागुमो बताता है कि मैं रोड के उस पार एक सुपरमार्केट में काम करता हूँ और मेरी एज बस 18 साल है और मैं साकामोटो का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। इसकी बात सुनकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ना तो रोड की दूसरी तरफ कोई सुपरमार्केट है और ना ही ये कोई 18 साल का लड़का लगता है। जिस पर साकामोटो बताता है कि ये मेरी तरह ही एक हिटमैन है और ये मेरा एक कोलीग था और इसकी एज 27 साल है, जिसका मतलब कि उसने अपने बारे में सब कुछ झूठ बताया था। जिस पर शिन और लू दोबारा से इसकी अच्छे से धुलाई करते हैं। खैर इसके बाद नागुमो बताता है कि वो यहाँ बस ये बताने आया था कि अब साकामोटो के सर पर 1 बिलियन येन का इनाम है, मतलब कि जो भी उसे पकड़ेगा उसे एसोसिएशन 1 बिलियन येन देगी। जिस पर लू कहती है कि हम तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करें, क्या पता ये भी तुम्हारा कोई झूठ ही हो। जिस पर नागुमो कहता है कि इस बार वो बिल्कुल सच बोल रहा है क्योंकि ये कल ही डिसाइड हुआ है। और वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक पिज्जा डिलीवरी मैन आ जाता है और पिज्जा देने के बाद वो अपने बैग से जल्दी से 2 कटर निकालकर सीधा नागुमो की गर्दन पर रख देता है। असल में ये भी एक हिटमैन ही होता है और शायद वो साकामोटो के सर पर रखे हुए इनाम के लिए यहाँ आया होता है। और तभी नागुमो जल्दी से इताची का गेनजुत्सु यूज करके पिज्जा मैन को ही दबोच लेता है। वैसे नागुमो को हिटमैन है या फिर निंजा, क्योंकि पहले तो उसने नारुतो का क्लोन जुत्सु यूज किया और अब इताची का गेनजुत्सु। खैर जो भी हो वो इसे जान से मारने लगता है, लेकिन तभी साकामोटो इसे छोड़ देने का कहता है। जिस पर नागुमो कहता है कि क्या तुम अब भी अपनी नो किलिंग पॉलिसी का यूज कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम्हारा खेल खत्म समझो, क्योंकि अब तुम्हारे सर पर बहुत बड़ा इनाम है और जो भी हिटमैन तुम्हारे पीछे आएंगे वो वीक तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे, तो उनसे लड़ना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और इसके बाद वो उस पिज्जा मैन को उठाकर वहां से जाने लगता है। शिन जल्दी से शॉप के बाहर आता है नागुमो को रोकने के लिए, लेकिन तभी वो देखता है कि नागुमो वहां से अचानक ही गायब हो चुका था। और इसके बाद हम देखते हैं कि पिज्जे के बॉक्स में एक हिडन कैमरा लगा होता है जिसे साकामोटो नोटिस कर लेता है। और हम असैसिन्स के एक ग्रुप को देखते हैं जहां एक बंदा कह रहा होता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस मोटे के सर पर 1 बिलियन येन का इनाम है। और वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी साकामोटो कैमरे में इनकी तरफ देखकर कहता है कि ये तुम लोगों की लास्ट वार्निंग है, मेरा पीछा छोड़ दो। और इसके बाद वो इस कैमरे को गन से शूट कर देता है, जो तक ये सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और इन्हें ये तो यकीन हो जाता है कि आखिर ये बंदा सचमुच में बहुत ही बड़ा हिटमैन है। इसके बाद शिन और साकामोटो बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनका दुश्मन कौन है, तो उनके लिए अच्छा यही होगा कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी शॉप में ही रहें और यहाँ से बाहर ना जाएं। लेकिन तभी साकामोटो की वाइफ और उसकी बेटी आती है और आई साकामोटो से कहती है कि उन्होंने कल पार्क जाना है, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटी से प्रॉमिस किया था कि वो दोनों उसे कल पार्क लेकर जाएंगे, जिसके बारे में साकामोटो को बिल्कुल भी याद नहीं होता। और इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ ये सभी लोग पार्क में आ चुके थे और यहाँ शिन लू से कहता है कि आज उनका मिशन है अपने बॉस को प्रोटेक्ट करना, ताकि वो यहाँ पार्क में अच्छे से एंजॉय कर सके अपनी फैमिली के साथ। लू कहती है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा एनिमी कौन है। जिस पर शिन बताता है कि वो अपने आसपास के 30 मीटर के रेडियस के अंदर लोगों के माइंड को रीड कर सकता है और जैसे ही कोई साकामोटो को मारने के बारे में सोचेगा तो उसे फौरन से पता चल जाएगा और ये लोग उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। और तभी शिन एक एनिमी के माइंड को रीड कर लेता है और साकामोटो को इन्फॉर्म कर देता है और ये एनिमी एक क्लीनर बनकर यहाँ आया होता है और जैसे ही वो साकामोटो के पास पहुंचकर उस पर अटैक करने वाला होता है और तभी साकामोटो बिना उसकी तरफ देखे उस पर एक पेन से अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। शिन और लू जल्दी से उसी की क्लीनिंग ट्रॉली में डालकर वहां से ले जाते हैं। जिसके बाद हम एक और असैसिन को देखते हैं जिसका नाम होता है टासू और वो कह रहा होता है कि उसे साकामोटो पर अटैक करने के लिए बस शिन से बचना होगा और उसे बस अपने माइंड को चिल रखना होगा, जिससे शिन उसके माइंड को रीड ना कर सके। और वो अपने माइंड को एकदम से चिल रखता है, जिस वजह से शिन उसका माइंड रीड नहीं कर पाता। और इसके बाद वो सभी लोग एक रोलर कोस्टर पर बैठ जाते हैं जहाँ शिन और लू सबसे पीछे बैठे होते हैं, ताकि वह साकामोटो पर हमला करने वाले पर नजर रख सके। क्योंकि शिन अब टासू का माइंड रीड नहीं कर पा रहा होता तो उसे उस पर शक नहीं होता, लेकिन लू को उस पर शक हो जाता है और वह साकामोटो को इसके बारे में इन्फॉर्म भी कर देते हैं। जिसके बाद टासू साकामोटो पर अपनी गन से
शूट कर देता है और उसकी बुलेट सीधा उसके ग्लासेस पर जा लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसके ग्लासेस तो बुलेट प्रूफ होते हैं। जिसके बाद शिन अपनी सीट से निकलकर सीधा टासू पर कूद पड़ता है और उसके सेफ्टी बार्स को खोल देता है, जिसकी वजह से दोनों अब रोलर कोस्टर की पटरियों पर गिर जाते हैं। जिस पर शिन कहता है कि आज मिस्टर साकामोटो का डे ऑफ है, तो बदले में तुम्हें मुझसे निपटना होगा। और तभी बहुत स्पीड से शिन के पीछे रोलर कोस्टर आ जाती है, लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पर शिन जंप लगाकर इससे बच जाता है, लेकिन टासू इस पर 2 कुनाई से अटैक कर देता है। एक कुनाई से तो शिन बच जाता है, लेकिन दूसरी कुनाई सीधा उसके पैर पर जा लगती है और वो वहीं गिर जाता है। जिस पर टासू बताता है कि अब तेरा खेल खत्म समझो, क्योंकि इस कुनाई में जो पॉइजन है वो मैंने खुद बनाया है और इससे बचना लगभग नामुमकिन है। और पॉइजन की वजह से अब शिन बहुत वीक हो जाता है और उसे कुछ साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा होता। टासू यहाँ पर बहुत भाषणबाजी कर रहा होता है शिन को। इतने में यहाँ एक और रोलर कोस्टर आ जाती है, लेकिन इस बार शिन हल्का सा जंप लगाता है और वो इस कोस्टर के ऊपर चढ़कर सीधा टासू को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो दोनों रोलर कोस्टर के अंदर ही फाइट करने लगते हैं और शिन टासू को पकड़कर नीचे जंप लगा देता है और वो लोग सीधा एक टेंट के ऊपर जाकर गिरते हैं, जहाँ एक शो चल रहा होता है जिधर एक बंदा रैबिट के कॉस्ट्यूम में होता है और उस कॉस्ट्यूम को शिन पहन लेता है और वो दोनों शो के बीच में ही एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जिसे पब्लिक देखकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। और रैबिट यानी कि शिन टासू की अच्छे से धुलाई कर रहा होता है, जिस पर टासू भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि शिन को तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, तो वो उसका मुकाबला कैसे कर पा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साकामोटो पब्लिक में बैठकर अपने माइंड में शिन को गाइड कर रहा होता है और शिन साकामोटो का माइंड रीड करके बिल्कुल वैसे ही फाइट कर रहा होता है, जिस वजह से वो मार मार कर टासू की हालत खराब कर देता है। और इसके बाद वो एक फाइनल अटैक करके उसे कम्प्लीटली नॉकआउट कर देता है। और तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लू को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है रोलर कोस्टर पर राइड करने की वजह से। और साथ ही यहाँ हम 2 और असैसिन्स को भी देखते हैं। आदमी का नाम होता है बॉइल्ड और लड़की का नाम होता है ओबिगोरो। और जो बॉइल्ड होता है वो हमेशा चिल्लाते ही रहता है, शायद उसके दिमाग का स्क्रू थोड़ा सा ढीला है और वो अभी भी ओबिगोरो पर बहुत ही जोर से चिल्ला रहा होता है, क्योंकि वो कुछ चींटियों पर पैर रखने वाली होती है। और जो बॉइल्ड होता है वो कहता है कि हम यहाँ बस साकामोटो को मारने के लिए आए हैं, ना कि किसी और को। खैर ये दोनों भी यहाँ साकामोटो के लिए ही आए थे। और इसके बाद आता है इंट्रो, और इंट्रो के बाद हम देखते हैं लू शिन की आंखों में एंटीडोट डाल रही होती है, जो कि उसे टासू के पास से मिला था, क्योंकि टासू ने जो पॉइजन बनाया था उसकी एंटीडोट भी उसके पास ही होंगी ना। और इसके बाद साकामोटो टासू से पूछने लगता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, जिस पर टासू कहता है कि अगर वो ये बता देगा तो क्या ये लोग उसे यहाँ से जाने देंगे। जिसके बाद लू आगे बढ़ती है और जो टासू के पॉइजन वाला चाकू होता है वो उसी को ही घुसा देती है और साथ ही जो एंटीडोट होता है वो उसे भी वेस्ट करने लगती है और कहती है कि अगर तुमने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं इस सभी एंटीडोट्स को वेस्ट कर दूंगी और तुम तुम्हारे ही बनाए हुए पॉइजन से मर जाओगे। जिसके बाद टासू सब कुछ बताने लगता है कि उसे डोंडन काई नाम की एक कंपनी ने हायर किया था और वो कंपनी बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि उनके ये रूल्स हैं कि मिशन चाहे जितना भी टफ हो उसे अकेले बंदे ने ही कंप्लीट करना होता है। और अजीब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूरी अंडरवर्ल्ड ही बहुत ही ज्यादा अजीब है। टासू की बातें सुनकर शिन कहता है कि कुछ देर पहले तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अभी मरने के डर से तुमने सब कुछ बता दिया। जिस पर टासू कहता है कि मैं किसी पार्ट टाइम की जॉब के लिए अपनी जान को थोड़ी ना खतरे में डालूंगा। खैर इसके बाद शिन टासू से पूछता है कि क्या तुम JAA एसोसिएशन से हो, जिस पर टासू कहता है कि हाँ बिल्कुल। जो सुन लू पूछती है कि ये JAA क्या है, जिस पर शिन अपना लाइसेंस दिखाते हुए बताता है कि इसका मतलब है जापानीज एसोसिएशन ऑफ असैसिन और ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि प्रोफेशनल हिटमैन्स को मैनेज करती है और अभी तक बस 400 हिटमैन ऐसे हैं जिनके पास इसका लाइसेंस है, क्योंकि इसका लाइसेंस लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। जिसके बाद टासू साकामोटो से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम ऑर्डर के मेंबर भी रह चुके हो, क्या ये बात सच है? लेकिन साकामोटो इसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता और तभी वहाँ पर साकामोटो की वाइफ और उसकी बेटी भी आ जाती हैं और हाना टासू को देखकर कहती है अरे ये तो वही बुरा आदमी है ना जिसे शुगर बनी ने हराया था। खैर इसके बाद वो सभी यहाँ से जाने लगते हैं और जाने से पहले शिन टासू के कोनाई को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसमें पॉइजन लगा था। और इसके बाद हम शिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि उसके दिमाग पर अभी भी उस पॉइजन का असर है, जिस वजह से शायद आज वो और किसी का माइंड रीड नहीं कर पाएगा। खैर इसके बाद इन तीनों को इस तरह से बात करता देखकर आई इनसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम सब लोग इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो, लगता है कि तुम सब कुछ छुपा रहे हो। जो सुन इन तीनों की हालत खराब हो जाती है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम टासू को देखते हैं जो कि टॉयलेट में अपने हैंड वॉश कर रहा होता है और तब भी ओबिगोरो उसे नीचे गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है, जिस वजह से बॉइल्ड दोबारा से उस पर चिल्लाने
करने लगता है और कहता है कि तुम एक लड़की हो और तुम्हें इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। और इसकी बातें सुनकर ओबिगोरो दोबारा से इस पर लट्टू हो जाती है। खैर इसके बाद हमें पता चलता है कि ये तीनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ये दोनों भी यहाँ साकामोटो को मारने के लिए ही आए होते हैं। जो ओबिगोरो होती है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है साकामोटो को देखने के लिए। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि ये दोनों कोई मामूली चिंदी चोर नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर 100 से ज्यादा लोगों का मर्डर किया है। और फिर दोबारा से हम लू, शिन और साकामोटो को देखते हैं, जहाँ वो तीनों हाना और आई की एंजॉयमेंट के लिए उनके साथ सभी राइड्स पर बैठकर उनकी निगरानी कर रहे होते हैं कि कहीं से कोई इन पर अटैक न कर दे। और इस सब में इन्हें शाम हो जाती है और क्योंकि वो लोग खुली जगह पर घूम रहे होते हैं तो यहाँ पर असैसिन्स के अटैक करने का खतरा भी कम होता है। लेकिन इसके बाद हाना और आई उन सबको एक हॉन्टेड हाउस में चलने का कहते हैं, जो देख इन तीनों की फिर से हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये एक घर होता है तो यहाँ पर असैसिन्स के अटैक करने के खतरे भी ज्यादा होते हैं। और हॉन्टेड हाउस में जाने के बाद लू के पसीने छूट जाते हैं और वो अपनी एंजाइटी की दवाई पीने लगती है। और जैसे ही वो लोग ऑपरेशन हॉल के अंदर जाते हैं तो वहाँ बोल्ड और ओबिगोरो इन सभी पर कैमरा से नजर रखे हुए थे। और थोड़ा आगे जाने के बाद एक ज़ोंबी जैसे दिखने वाला आदमी इन पर चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन साकामोटो इसे बहुत बुरी तरह से पीटता है, जिस वजह से वो अपनी जगह पर ही स्टक हो जाता है। असल में ये आदमी भी एक हिटमैन ही होता है और इसे भी ओबिगोरो और बोल्ड ने ही भेजा था इन पर अटैक करने के लिए। तो साकामोटो की फाइटिंग स्किल्स को देखकर ओबिगोरो कहती है कि ये आदमी सचमुच बहुत ही ज्यादा टफ है, लेकिन बोल्ड कहता है कि वो मेरा शिकार है तो तुम उससे दूर रहना। जिस पर ओबिगोरो कहती है कि हाँ ठीक है, और वैसे भी तुम दोनों बहुत पुराने और अच्छे दोस्त हो तो तुम ही उससे निपटना। ये सुनकर बोल्ड को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हम कभी भी दोस्त नहीं थे। जिसके बाद हमें साकामोटो और बोल्ड की एक छोटी सी पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ साकामोटो की एज होती है 14 साल और बोल्ड 15 साल का होता है। और वो आकर साकामोटो से कहता है कि मेरे एक दोस्त ने तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफें की हैं और वो कह रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और तुमने एक प्रैक्टिस ट्रेनिंग में उसकी वाट लगा दी है। वो साकामोटो से कहता है कि अरे तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ तुमसे उसका बदला लेने के लिए नहीं आया। लेकिन साकामोटो इसकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और चुपचाप अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। जिसके बाद बोल्ड हमेशा साकामोटो के साथ साथ ही घूमता रहता है और बोल्ड को ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और इसके बाद वैलेंटाइंस डे आ जाता है और बोल्ड साकामोटो से कहता है कि आज वैलेंटाइन डे है नॉर्मल लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जैसे सख्त लोंडे तो ये सब चीजें सेलिब्रेट नहीं करते। और तभी वो देखता है कि बहुत सारी लड़कियां आकर साकामोटो को गिफ्ट और चॉकलेट्स देती हैं। और इसके बाद जब साकामोटो अपना लॉकर खोलता है तो वहाँ भी बहुत सारी चॉकलेट्स और गिफ्ट्स पड़े होते हैं। और वहाँ एक और हिटमैन नागोमो भी आता है जो कि बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आया होता है और वह साकामोटो से पूछता है कि अरे ये तुम्हारे साथ बंदा कौन है, जिस पर साकामोटो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है। जो सुन बोल्ड बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद से वो साकामोटो से रिवेंज लेना चाहता था, क्योंकि सभी लड़कियां हमेशा साकामोटो के पीछे पीछे घूम रही होती हैं और उसे कोई घास भी नहीं डालता। खैर इसके बाद स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि लू डर की वजह से बार बार दवाई पी रही होती है। जब उसकी दवाई की शीशी खाली हो जाती है तो शिन उस दवाई की बोतल को सूंघता है और उसे पता चलता है कि वो कोई दवाई नहीं बल्कि शराब थी, जिस वजह से लू अब पूरी तरह से नशे में धुत हो जाती है। और तब भी उन पर बहुत सारे ज़ोंबीज की तरह दिखने वाले हिटमैन अटैक कर देते हैं, जिस वजह से साकामोटो इनसे अलग हो जाता है। और तब भी भीड़ में अचानक से बोल्ड साकामोटो पर अटैक कर देता है, लेकिन साकामोटो इसके अटैक को काउंटर कर लेता है। जिसके बाद बोल्ड इसे कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, लेकिन साकामोटो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और मेरी फैमिली कहाँ है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें सीधा जहन्नुम भेज दूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाना और आई दोनों बेहोश हो चुके थे और शिन भी इनके पास ही होता है। और जो ओबिगोरो होती है उसके साथ बहुत सारे ज़ोंबीज होते हैं जो इन पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ लू आ जाती है और वो ड्रंक फिस्ट का यूज करके ओबिगोरो को एक जोरदार लात दे मारती है। लेकिन वो भी इसकी इस फाइटिंग स्टाइल को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही होती है। और फिर से हम बोल्ड को देखते हैं और वो अभी भी साकामोटो से कह रहा होता है कि क्या तुमने मुझे अभी भी नहीं पहचाना, जिसके बाद साकामोटो इस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका एक भी अटैक बोल्ड को नहीं लगता और बोल्ड उस पर अपने बॉल बॉम्ब से अटैक कर देता है, जिस वजह से साकामोटो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और साकामोटो बोल्ड के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा होता, जिसके बाद वो साकामोटो पर अपने रॉकेट डायनामाइट पंच से बहुत सारे पंचेस मारता जाता है। बोल्ड उसे एक जोरदार पंच दे मारता है और ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि साकामोटो बहुत दूर जाकर गिरता है और ऐसा लगता है कि शायद साकामोटो का खेल खत्म। और तभी हम देखते हैं कि साकामोटो को कुछ नहीं होता और वो दोबारा से उठ खड़ा होता है और हम देखते हैं कि साकामोटो अब पहले की तरह ही पतला हो चुका होता है
है। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लू और ओबिगोरू के बीच फाइट देखते हैं, जहाँ ओबिगोरू पहले तो बहुत बुरी तरह से धुलाई कर रही होती है लू की, जो देख बेचारे शिन की हालत खराब हो रही होती है, क्योंकि अगर लू ने हर 10 सेकंड में ओबिगोरू को एक हिट नहीं किया तो उसके बंदे शिन को काट पीट देंगे। 10 सेकंड पूरे होने ही वाले होते हैं और तभी लास्ट मोमेंट पर लू ओबिगोरू का अटैक डॉज करने लगती है और गलती से उसके बालों की चोटी सीधा उसके फेस पर जा लगती है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोरदार किक दे मारती है। लेकिन इतनी पावरफुल किक खाने के बाद भी लू हंस रही होती है, क्योंकि अब वो हैप्पी ड्रंक बन चुकी थी, जिसके बाद वो और भी ज्यादा शराब पी लेती है और काफी ज्यादा नशे में हो जाती है, जिस वजह से अब उसकी फाइटिंग स्किल और भी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी और वो ओबिगोरू के हर एक अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर लेती है और उसे एक जोरदार लात भी दे मारती है, जिस पर ओबिगोरू कहती है कि इस तरह के छोटे मोटे अटैक से तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो उसके लिए तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। जिस पर लू कहती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती क्योंकि यह हमारे फैमिली रूल नंबर 1 के खिलाफ है। ओबिगोरू कहती है कि कैसा फैमिली रूल, जिस पर लू बताती है कि हमारी फैमिली का फर्स्ट रूल है कि हम किसी को भी जान से नहीं मार सकते और ये रूल सभी लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि शिन, मिस्टर साकामोटो, आई और हाना भी, और वो सब मेरी फैमिली है और मैं इन सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जोसुन ओबिगोरू इस पर हंसने लगती है और कहती है कि क्या सच में वो तुम्हारी फैमिली है, पर वो सब तो तुम्हारे रिलेटिव तक नहीं है। जिसके बाद लू काफी ज्यादा भड़क जाती है और इसे एक जोरदार पंच मारने वाली होती है कि तभी अचानक से वो रुक जाती है और कहती है कि मैं यहाँ कैसे आई और शिन तुम वहाँ क्या कर रहे हो और हम सब यहाँ कैसे आए, जिसका मतलब कि अब लू का नशा उतर चुका होता है और वो दोबारा से होश में आ जाती है। और साथ ही ओबिगोरू भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी लू के फाइटिंग स्टाइल से। जिसके बाद आता है इंट्रो और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि साकामोटो अब दोबारा से पतला हो चुका होता है और काफी ज्यादा अमेजिंग भी लग रहा होता है। जिसके बाद वो बॉयल्ड की बहुत बुरी तरह से धुलाई करता है और उसके डायनामाइट पंचेस को भी तोड़ देता है और बॉयल्ड बेचारा पिटते हुए ये सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बंदा रिटायर होने के 5 साल बाद भी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जिसके बाद साकामोटो इस पर अपना फाइनल अटैक लॉन्च करता है, जिससे बॉयल्ड का काम तमाम हो जाता है। नहीं, वो मरता नहीं है, बस वो हार मान लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिन, लू, आई और हाना चारों बिल्कुल ठीक होते हैं और वो लोग इस वक्त हॉन्टेड हाउस के बाहर आ चुके होते हैं, क्योंकि आई और हाना बेहोश थे तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये सब क्या चल रहा है। आई शिन से पूछती है कि हम लोग यहाँ पर कैसे आए और साकामोटो कहाँ पर है। जोसुन शिन की हालत खराब होने लगती है और वो कहता है कि वो साकामोटो को ढूंढने के लिए जा रहा है और वो वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ बॉयल्ड साकामोटो से कह रहा होता है कि तुमने मुझे हरा दिया है तो इसका मतलब कि अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला। और तभी शिन भी वहाँ जाता है और वो साकामोटो को पतला देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी ढेर सारी पिक्चर्स बनाने लग जाता है। वो साकामोटो से पूछता है कि आखिर आप एक ही दिन में इतने पतले कैसे हो गए, जिस पर वो कहता है कि एक्सरसाइज करने से तो लोग पतले हो ही जाते हैं ना। शिन कहता है कि हाँ, लेकिन आपने बस एक ही दिन में अपना आधा वेट कम कर लिया है। जिसके बाद बॉयल्ड कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे सर पर जो इनाम रखा है उस वजह से डोंडेन काई के बहुत सारे लोग तुम्हें मारने की कोशिश करते रहेंगे। साकामोटो कहता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अब जो होने वाला था वो साकामोटो नहीं देख पाता, क्योंकि इनकी सारी बातें आई ने भी सुन ली थी और वो अब इन तीनों को बिठाकर इनकी क्लास ले रही होती है, यानी कि शिन, साकामोटो और बॉयल्ड। जिसके बाद साकामोटो आई को सब कुछ बता देता है कि उसके सर पर एसोसिएशन ने काफी बड़ा इनाम रखा है, जिस वजह से काफी सारे हिटमैन उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जोसुन आई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि साकामोटो ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई थी। जिसके बाद आई बॉयल्ड पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम मेहरबानी करके मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़ दोगे, जिसके लिए बॉयल्ड मान जाता है। इसके बाद आई साकामोटो को फैमिली रूल नंबर 6 के बारे में बताती है कि ना तो वो लोग एक दूसरे से झूठ बोल सकते हैं और ना ही कुछ छुपा सकते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उसे ये इनाम वाला चक्कर खत्म करना होगा। और साकामोटो भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद शिन साकामोटो से पूछता है कि आखिर हम लोग इस सब मामले को कैसे निपटाएंगे, जिस पर साकामोटो कहता है कि जिसने भी मेरे सर पर ये इनाम रखा है हम उसे कुचल देंगे और मेरे सर पर रखा हुआ इनाम भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। बॉयल्ड कहता है कि डोंडेन काई के बॉस को शायद पता होगा कि ये इनाम उसके सर पर किसने रखा है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि इस वक्त वो कहाँ होगा, और वैसे भी मैं तुम लोगों के मामले में नहीं पड़ना चाहता, तो तुम खुद ही ये सब देखो। शिन कहता है कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इन्हें तो नहीं पता कि ये डोंडेन काई कहाँ पर है। साकामोटो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। और इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ साकामोटो दोबारा से मोटा हो चुका होता है, जो देख शिन को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। और साकामोटो शिन और लू के साथ एक खुफिया जगह पर जाता है जो कि एक इंफॉर्मेशन बैंक होता है और इनके पास सब तरह की इंफॉर्मेशन होती है जिसे इन लोगों ने काफी सारी सीडीज में डालकर रखा होता है। और यहाँ पर
एक छोटा सा सिनेमा हॉल भी बना होता है जहाँ ये लोग डोंटिन काई की सीडी लगाकर उनकी मूवी देखते हैं, जहाँ काफी सारी इन्फॉर्मेशन पता लगती है इस ग्रुप के बारे में। और शिन इस सभी इन्फॉर्मेशन को एक पेपर पर नोट भी कर लेता है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हम एक बिल्डिंग में ऑर्डर के 4 मेंबर्स की मीटिंग को देखते हैं, जहाँ यू नाम का एक बंदा नागुमो से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम साकामोटो से मिले हो। जिस पर नागुमो कहता है कि मैंने काफी टाइम से साकामोटो को नहीं देखा और पता नहीं वो अब कैसा दिखता होगा। यू कहता है कि झूठ मत बोलो और तुम पागल किसे बना रहे हो। जिसके बाद वो एक चाकू से नागुमो पर अटैक कर देता है, जिसे नागुमो बस अपने चम्मच से ही रोक लेता है। और यहाँ मौजूद शिशिबा इनसे कहता है कि तुम लोग लड़ना बंद करो क्योंकि हमारा मास्टर अभी आता ही होगा। जिसके बाद यहाँ इरिया नाम का एक बुढ़ा आदमी आता है जो कि JAA का कम्युनिकेशन मेंबर होता है और वो कहता है कि ऑर्डर के सभी मेंबर से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। जिस पर यू बताता है कि इस वक्त यहाँ सभी मौजूद नहीं है क्योंकि 4 मेंबर यहाँ नहीं आए। इसके बाद इरिया इन्हें बताता है कि पिछले कुछ दिनों में JAA के एसोसिएशन से जुड़े कुछ मेंबर्स को कोई बुरी तरह से मार रहा है, तो एसोसिएशन चाहती है कि आप सभी ऑर्डर के मेंबर मिलकर इस मामले की तहकीकात करें ऑर्डर के नाम पर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साकामोटो, शिन और लू अब डोंटिन काई के हेडक्वार्टर के अंदर आ चुके होते हैं और साकामोटो और शिन मिलकर 2 लोगों को बड़ी आसानी से ठिकाने लगा देते हैं। जिसके बाद वो लोग इस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें फर्श पर काफी सारे लोगों की लाशें दिखाई देती हैं और ये सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि नागुमो होता है। और शिन पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर नागुमो बताता है कि मैंने डोंटिन काई के बॉस के साथ साथ उसके सभी मेंबर्स को भी मार दिया है और इसके बाद मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा स्पीड से आकर शिन के गर्दन में चाकू घुसा देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो चाकू नकली था और शिन को कुछ भी नहीं होता। शिन की हालत देखकर नागुमो उसका मजाक बनाने लग जाता है। जिसके बाद लू और शिन फिर से उसकी अच्छे से धुलाई करते हैं। नागुमो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था और इन सब लोगों को भी मैंने नहीं मारा क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो ये सब लोग पहले से ही मर चुके थे। साकामोटो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। जिस पर नागुमो बताता है कि मैं यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कोई लगातार एसेसिन्स को मारे जा रहा है। शिन कहता है कि इसमें ऐसी हैरानी वाली कौन सी बात है। नागुमो बताता है कि पिछले 1 महीने के अंदर 100 से भी ज्यादा JAA के मेंबर्स मारे जा चुके हैं और उनको मारने वाला वहाँ पर एक X का निशान छोड़ जाता है। जिस पर साकामोटो कहता है कि क्या ऑर्डर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लू कहती है कि आखिर ये ऑर्डर क्या है। जिस पर नागुमो बताता है कि JAA के चुने गए कुछ खास हिटमैन जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और इनका काम होता है खतरनाक और पावरफुल असैसिन्स को मारना। और हाँ, साकामोटो भी पहले ऑर्डर का ही एक मेंबर था। जोसन शिन चौंक जाता है क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता था। और साथ ही नागुमो बताता है कि ये सब तब से शुरू हुआ है जब से साकामोटो के सर पर ये इनाम रखा गया है। इसके बाद हम एक अननोन बंदे को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को मारकर दीवार पर एक X का निशान बना रहा होता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम माशिमो नाम के एक हिटमैन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गरीब होता है और उसके पास हिसुके नाम का एक पेट भी होता है। और माशिमो बेचारा इतना ज्यादा गरीब होता है कि वो एक बिल्डिंग की छत पर टेंट लगा कर रहता है। और हम देखते हैं कि अब माशिमो भी साकामोटो को मारना चाहता था क्योंकि उसे मारने के बाद माशिमो को ढेर सारा पैसा मिलेगा जिससे कि वो अपने हालात हमेशा के लिए ठीक कर सकता है। इसके बाद आता है इंट्रो और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि साकामोटो की शॉप में लगातार एसेसिन्स के आने की वजह से उनकी शॉप का काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था और नुकसान की भरपाई करने के लिए इन्हें भी काफी सारे पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन साकामोटो कहता है कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम इसे रिपेयर करवा सकें। जिसके बाद शिनी से बताता है कि अगर हम लोग इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके इसे जीत जाते हैं तो हमें काफी सारे पैसे मिलेंगे जिससे कि हम अपनी शॉप को रिपेयर करवा सकते हैं। और तभी यहाँ पर इनके शॉप में माशिमो भी आ जाता है जो कि इनसे पूछता है कि साकामोटो तारो कौन है क्योंकि अब साकामोटो काफी ज्यादा मोटा हो चुका है तो वो इसे पहचान नहीं पाता। जिस पर साकामोटो कहता है कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो इस शॉप में पार्ट टाइमर हूँ और मैं किसी साकामोटो को नहीं जानता। माशिमो कहता है कि कमाल की बात है, ये शॉप का नाम तो साकामोटो ही है ना। जिस पर ये लोग कहते हैं कि इस एरिया में बहुत सारी साकामोटो नाम की शॉप्स हैं। इसे देख शिन सोचने लगता है कि ये तो कोई बहुत ही बड़ा बेवकूफ हिटमैन है क्योंकि टारगेट इसके सामने है और इसे पता तक नहीं। और शिन इसे और ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि तुम्हारा यहाँ से जाना ही अच्छा होगा क्योंकि इस पूरे जापान में 200 मिलियन से ज्यादा साकामोटो नाम के लोग रहते हैं तो तुम उसे कैसे ढूंढोगे। जोसुन माशिमो जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मैं आखिर इतने सारे लोगों में से उसे कैसे ढूंढूंगा और मेरे पास तो ट्रेन का किराया तक भी नहीं है और यहाँ तक कि मेरे पास तो आज के नाश्ते तक के पैसे भी नहीं थे। जिसके बाद वो बेचारा जोर जोर से रोने लगता है और उसके पेट में से चूहे दौड़ने की आवाजें भी आ रही होती हैं क्योंकि वो बेचारा सुबह से भूखा होता है और उसने कुछ भी नहीं खाया था। जिसके बाद वो शॉप से बाहर जाने लगता है और बाहर जाकर भी वो इन सभी को बड़ी उदासी से देख रहा होता है। जिसके बाद ये लोग उसे
खाने के लिए कुछ मीट बंस देते हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ बेचारा माशिमो अपने टेंट को टेप लगा रहा होता है, क्योंकि उसका टेंट जगह जगह से फट चुका था और उसे रिपेयर करवाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। और तभी वहाँ पर जोर की हवा चलती है और उसका पूरा टेंट हवा से उड़ जाता है और वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन तभी एक टेम्पलेट उड़कर आता है इसके पास, जो कि उसी टूर्नामेंट का था जिसमें साकामोटो और शिन भी पार्टिसिपेट करने वाले थे। इस टूर्नामेंट की विनिंग प्राइज देकर माशिमो दोबारा से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि वो इस टूर्नामेंट को हर हाल में जीत कर रहेगा और वो इन सभी लोगों को गलत साबित कर देगा जो कि उसका मजाक बनाया करते थे। खैर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ साकामोटो और शिन इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए होते हैं और लू इन्हें यहाँ चेयर्स कर रही होती है। और हम देखते हैं कि माशिमो भी यहाँ आ चुका होता है, लेकिन यहाँ का स्टाफ इसे टूर्नामेंट में एंट्री देने से मना कर देता है, क्योंकि ये एक टीम कॉन्टेस्ट होता है तो इसे 3 से 5 लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं। और तभी माशिमो की नजर साकामोटो और शिन पर पड़ती है और वो इनके पैरों में गिरकर इनसे हेल्प मांगता है कि ये लोग इसे भी अपनी टीम में शामिल कर लें, जिसके बाद मजबूरन ये लोग इसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और इसके रूल्स बड़े ही सिंपल होते हैं कि इन्हें कुछ नकली गन्स दी जाती हैं जिसके अंदर कलरफुल बुलेट्स होती हैं और जिसे भी ये बुलेट लग गई वो गेम से आउट हो जाएगा। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और माशिमो कहता है कि उसे क्या करना होगा। शिनी से कहता है कि जो भी तुम्हारे सामने आए उसे शूट कर देना, बस हम दोनों को छोड़कर। जिसके बाद माशिमो पलक झपकते ही 4 लोगों को शूट कर देता है, जो देख सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद शिन और साकामोटो भी बड़ी ही आसानी से काफी लोगों को शूट कर देते हैं और इनकी स्किल्स देखकर माशिमो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और साकामोटो और शिन की काफी ज्यादा तारीफें भी करने लगता है। और तभी यहाँ पर लू सारा काम खराब कर देती है क्योंकि वो नशे में होती है, जिस वजह से वो माशिमो को साकामोटो के बारे में सब कुछ बता देती है, जो सुन माशिमो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी नकली गन को सीधा साकामोटो की तरफ तान देता है और कहता है कि मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। माशिमो कहता है कि चलो जो भी हो, लेकिन अब मुझे इस खेल को और तुम्हें मारने का दोनों का इनाम एक साथ मिलेगा। लेकिन अभी भी इस टूर्नामेंट में और भी काफी सारे लोग बचे होते हैं, तो वो इन तीनों पर अटैक कर देते हैं और उन सबसे बचते हुए ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं। जिसके बाद माशिमो अपनी रियल स्नाइपर गन निकाल लेता है और सीधा साकामोटो की तरफ शूट कर देता है, लेकिन साकामोटो इसकी बुलेट को अपने हाथ से ही रोक लेता है, जिस वजह से उसका हाथ भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। माशिमो कहता है कि अगर मुझे साकामोटो को मारना है तो मुझे इनसे दूर जाना होगा। जिसके बाद वो यहाँ से भागकर दूर जाने लगता है, लेकिन भागते हुए वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है क्योंकि वो तो साकामोटो और शिन को अपना दोस्त समझता था। फिर इसके बाद वो भागकर एक बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और वहाँ से वो इन पर एक के बाद एक काफी सारे बुलेट शूट करता है, लेकिन जैसे तैसे ये दोनों उससे बच जाते हैं। जिसके बाद हमें माशिमो की एक छोटी सी पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि माशिमो हमेशा से ही किसी भी काम में अच्छा नहीं था, ना पढ़ाई लिखाई में, ना रनिंग और ना ही फाइटिंग में, पर इस सब के बावजूद भी वो शूटिंग में काफी ज्यादा अच्छा था। जिसके बाद उसने एक हिटमैन कंपनी को ज्वाइन किया था और वहाँ उसने सभी को बताया कि वो शूटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन एक हिटमैन बनने के लिए सिर्फ शूटिंग में अच्छा होना काफी नहीं था, उसे और भी काफी सारी चीजें आनी चाहिए थी, जिस वजह से वो कंपनी उसे वहाँ से निकाल देती है। जिसके बाद उसे साकामोटो के सर पर रखे इनाम के बारे में पता चलता है, तो उसे लगता है कि ये उसके लिए बेस्ट चांस है पैसे कमाने का और साथ ही खुद को एक बेहतरीन हिटमैन साबित करने का भी। खैर इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ शिन और साकामोटो ने माशिमो की सारी कहानी सुन ली थी। जिसके बाद शिन से कहता है कि तुम्हें सिर्फ खुद के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दूसरों के बारे में कि वो क्या सोचते हैं। वो ये सारी बात जोर से चिल्लाकर बोलता है, जिस वजह से माशिमो काफी ज्यादा चौंक जाता है और इन्हें उसकी लोकेशन पता चल जाती है। और इसके बाद साकामोटो एक छोटा सा पत्थर उठाकर सीधा माशिमो की तरफ फेंकता है, जिससे उसकी स्नाइपर गन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और माशिमो भी काफी दूर जाकर गिरता है और काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है कि इसने बस एक छोटे से पत्थर से ही मेरी स्नाइपर गन को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसे हराना तो बिल्कुल भी मेरे बस की बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि साकामोटो और उसकी टीम ये टूर्नामेंट जीत गई थी और सब लोगों के जाने के बाद माशिमो बेचारा बैठकर काफी ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। जिसके बाद साकामोटो माशिमो की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम सचमुच बहुत अच्छे स्नाइपर हो, क्योंकि मैंने आज से पहले इतने अच्छे स्नाइपर मैन से कभी मुकाबला नहीं किया। जो सुन माशिमो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये तीनों भी यहाँ से जाने लगते हैं।